नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार केके सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो जैसा कि हमारा द्विवेदी युग चल रहा था और द्विवेदी युग की काफ़ी क्लासें हो गई थी। पिछले क्लासों में भी आपने देखा है जैसा कि मैंने द्विवेदी युग की प्रवृत्तियाँ करवाई थी। और आप सभी को बता दूं कि अगर आप मतलब अभी जो मैंने इस तरीके से क्लासें डाली हैं कि वो आसानी से आप देख सकते हैं। द्विवेदी युग की क्लासें जो है वो नंबर वाइज डाली हुई है कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, इस तरह से उस पर द्विवेदी युग और साथ में उसके ऊपर नंबर लगे हुए हैं। तो अगर आप यूट्यूब से जो क्लासें देखना चाहते हैं तो वहाँ पर आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। केवल द्विवेदी युग लिखने से हो सकता है कुछ क्लासें मिस हो जाए, इसलिए उस तरीके से मैंने उनको बनाया है। इसके अलावा अपने चैनल पर जो जीके की क्लासें चल रही है उन पर भी नंबरिंग लगी हुई है, उससे आप देख सकते हैं कि कौन सी किस नंबर की ये क्लास है, तो वो आसान रहेगी आपके लिए। और थोड़ा सा ये था कि जैसा आप सभी को पता है कि द्विवेदी युग के इससे पहले जो भी टॉपिक करवाए गए हैं वो सभी प्रमाणिक हिंदी साहित्य के इतिहास से ही करवाए गए हैं। उसी तरह से आज जो मैं करवाने वाला हूँ वो भी ये स्थिति रहने वाली है। जैसे द्विवेदी युग की प्रवृत्तियाँ करवाई है उसमें सभी हिंदी साहित्य के इतिहास की जो है सहायता ली गई है। उसके बाद जैसे मैं महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करता हूँ, उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ मैथिल शरण गुप्त की, तो सभी में इस तरह से। और आ जाते हैं हम नाथूराम शर्मा शंकर पर। नाथूराम शर्मा शंकर पर 1859 से 1932 ईस्वी इनका जीवन काल है। जन्म की हम बात करते हैं हरदुआगंज, जिला अलीगढ़। आपको बता दूं कि बहुत ही शानदार क्लासें होने वाली है पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास की या हिंदी व्याख्याता। और बात करूं वरिष्ठ अध्यापक की, मतलब डिटेल में जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं वहीं से जितना मैं करवा पाता हूं उतना आप जरूर करें, क्योंकि मैंने सभी हिंदी साहित्य के इतिहास की सहायता ली है। मूल जो बिंदु है वहां से उठाए हैं, तो वो आपके बहुत काम आने वाले हैं। हरदुआगंज, जिला अलीगढ़, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी के ज्ञाता थे। हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी के ज्ञाता थे। 13 वर्ष की आयु में प्रथम कविता लिखी थी। प्राप्त उपाधियां भारतेंदु, प्रज्ञेंदु, कविता कामिनी कांत, साहित्य सुधाकर, ये 3 इनकी उपाधियां थी। ठीक है ना, भारतेंदु, प्रज्ञेंदु, कविता कामिनी कांत और साहित्य सुधाकर, याद रह जाएगा। भारतेंदु, प्रज्ञेंदु, कविता कामिनी कांत, साहित्य सुधाकर, ये प्राय अतिशोक्तिपूर्ण कविता लिखते थे। कवि शंकर ने बलिदान गान कविता में कहा है, किस कविता में? बलिदान गान कविता में वो कहते हैं कि देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा। क्या? कि देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, देश की वेदी पर प्राणों का बलिदान करना होगा। देश की वेदी पर प्राणों का बलिदान करना होगा। इनकी प्रमुख रचनाओं की मैं बात करूं तो है शंकर सरोज, शंकर सरवस्व, अनुराग रत्न और गर्भरंडा रहस्य। ये जो है इनकी 4 रचनाएं हैं। शंकर सरोज, शंकर सरवस्व, अनुराग रत्न और गर्भरंडा रहस्य। गर्भरंडा रहस्य जो है गर्भ में ही विधवा होने वाली बालिका के माध्यम से कुरीतियों पर व्यंग्य किया गया है। इन्होंने राजा रवि वर्मा के चित्रों पर भी कविता लिखी थी। ठीक है ना, ये इनकी है, आसान है। शंकर सरोज है, शंकर सरवस्व है, अनुराग रत्न है, गर्भरंडा रहस्य है। और गर्भरंडा रहस्य के बारे में बहुत बार पूछा जाता है और पूछा भी जाता है कि ये कविता किसकी है। अतिशोक्तिपूर्ण लिखते थे। कुछ पंक्तियां हैं इनकी। शंकर नदी नद नदीसन के नीरन की, भाप बन अंबर ते ऊंची चढ़ जाएगी। भाप बन अंबर ते ऊंची चढ़ जाएगी। इनकी प्रारंभिक कविताएं जो है वो ब्राह्मण पत्र में छपती थी। इनकी प्रारंभिक कविताएं जो है वो ब्राह्मण पत्र में छपती थी। यह सरस्वती पत्रिका के मुख्य प्रमुख कवियों में से थी। ये प्रारंभ में ब्रज में व बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी के, प्रारंभ में ब्रज भाषा में लिखते थे और बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी के कहने पर खड़ी बोली में लिखने लगे थे। कौन? नाथूराम शर्मा शंकर। नाथूराम शर्मा शंकर। ठीक है, चलते हैं आगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या लिखते हैं इनके बारे में? आचार्य रामचंद्र शुक्ल बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। पंडित नाथूराम शर्मा शंकर
कि कवि नाथूराम शर्मा, आगे पीछे कर दिया ये, चलो कोई बात नहीं, कवि व चित्रकार, कौन सी, कवि व चित्रकार, काव्य सुधाधर, रसिक मित्र, ठीक है ना, आदि पत्रों में उनकी अनूठी पूर्तियां और ब्रजभाषा की कविताएं बराबर निकला करती थी। बाद में वे खड़ी बोली में रचनाएं करने लगे। क्या है, पंडित नाथूराम शर्मा शंकर कवि व चित्रकार, काव्य सुधाधर, रसिक मित्र, आदि पत्रों में उनकी अनूठी पूर्तियां और ब्रजभाषा की कविताएं बराबर निकला करती थी। बाद में वे खड़ी बोली में रचनाएं करने लगे। गर्भरंडा रहस्य नामक एक बड़ा प्रबंध काव्य याद रखें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनकी प्रारंभिक ब्रजभाषा की रचना, प्रारंभ में ये किस भाषा में लिखते थे, ब्रजभाषा में लिखते थे। बाद में किस भाषा में लिखने लगे, खड़ी बोली में लिखने लगे। किसके कहने से लिखने लगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी के कहने से लिखने लगे। प्रारंभ में जो इनकी ब्रजभाषा की जो कविताएं छपती थी वो किन पत्र पत्रिकाओं में छपती थी, कवि व चित्रकार में, काव्य सुधाधर में और रसिक मित्र में। खड़ी बोली का इनका प्रबंध काव्य क्या है, गर्भरंडा रहस्य। प्रबंध काव्य किसने कहा है, ये देख लीजिए, प्रबंध काव्य, बड़ा प्रबंध काव्य, छोटा ही नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कह रहे हैं, बड़ा प्रबंध काव्य, एक बड़ा प्रबंध काव्य, ये देख लिए। विधवाओं की बुरी स्थिति व मंदिरों में होने वाले अत्याचारों को दिखाने के लिए लिखा था। उसका एक पद्य देखिए, विधवाओं की बुरी स्थिति, मंदिरों में होने वाले अत्याचारों को दिखाने के लिए लिखा गया था गर्भरंडा रहस्य। फैल गया हुड़दंग होलिका की हलचल में, फैल गया हुड़दंग होलिका की हलचल में, फूल फूल कर फाग फला महिला मंडल में, जननी भी तज लाज बनी व्रज मखों सबकी, पर मैं पिंड छुड़ाए जवनिका में जादब की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आगे क्या लिखते हैं, देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, फैशन वालों पर कही हुई इस गिरजा को छोड़ी ईशु गिरजा में जाए वाली प्रसिद्ध फब्ती इन्हीं नाथूराम शर्मा शंकर की है। ऐसी जो पंक्तियां होती है, ध्यान रखें प्यारे बच्चों, ऐसी जो पंक्तियां होती है बहुत बार ये पूछ ली जाती है, ईश गिरिजा को छोड़ी ईशु गिरिजा में जाए, ईश गिरिजा को छोड़ी ईशु गिरिजा में जाए, ईश गिरिजा को छोड़ी ईशु गिरिजा में। नाथूराम शर्मा शंकर के काव्य की कुछ पंक्तियां देखिए। तेज न रहेगा तेज धारियों का नाम को भी, मंगल मयंक मंद मंद पड़ जाएंगे, मीन बिन मारे मर जाएंगे सरोवर में, डूब डूब शंकर सरोज सड़ जाएंगे, चौक चौक चारों ओर चौकड़ी भरेंगे मृग, खंजन खिलाड़ियों के पंख झड़ जाएंगे, बोलो इन अखियों की होड़ करने को अब कौन से अड़ीले उपमान अड़ जाएंगे। ठीक है भैया, इतना याद रख लेना, तेज न रहेगा तेज धारियों का, तेज न रहेगा तेज धारियों का, इतना ही पूछा जाता है। ज्यादा है तो इतना याद रख लेना, खंजन खिलाड़ियों के पंख झड़ जाएंगे, खंजन खिलाड़ियों के पंख झड़ जाएंगे। ये पंक्तियां नाथूराम शर्मा शंकर की है। हमने देखी है पहले कौन कौन सी पंक्तियां आई थी। पहली पंक्ति थी कि देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। ठीक है ना। और दूसरी पंक्तियां जो थी, शंकर नद नदी नदीशन की बनकर उड़ गई, ऐसा कुछ था। याद रह जाएगा, आएगा तो हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये पंक्तियां है, तेज न रहेगा तेज धारियों का, तेज न रहेगा तेज धारियों का, तो याद कर सकते हो। फिर आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, क्या कहते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी की सरस्वती की लाज की अपील पर, महावीर प्रसाद द्विवेदी की सरस्वती की लाज, ऐसी उन्होंने अपील की थी। तो अपील पर हमारा अधपतन, समालोचक लक्षण, पावस पंचाशिका आदि रचनाएं उन्होंने प्रकाशनार्थ भेजी। इन रचनाओं पर अपनी सम्मति देते हुए गिरिशन ने कहा था, खड़ी बोली में सुंदर और सरस रचनाएं हो सकती हैं।
देखिए कौन है, जॉर्ज ग्रियर्सन। कितनी सारी बातें आ गई हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उपयुक्त कथन किसका है। एक प्रश्न बनता है कि उपयुक्त कथन किसका है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की सरस्वती की लाज की अपील पर हमारा अधपतन, समालोचक लक्षण, पावस पंचाशिका आदि रचनाएं उन्होंने प्रकाशनार्थ भेजी। इन रचनाओं पर अपनी सम्मति देते हुए ग्रियर्सन ने कहा था कि खड़ी बोली में सुंदर और सरस रचनाएं हो सकती हैं। किसका कथन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। फिर हमारा दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की सरस्वती की लाज की अपील पर हमारा अधपतन, समालोचक लक्षण, पावस पंचाशिका जो कविताएं हैं वो किसने भेजी थी, तो नाथूराम शर्मा शंकर ने। दो प्रश्न बनते हैं। तीसरा प्रश्न ये बनते हैं कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने किसके लिए कहा था, किसकी रचनाओं को देखकर कहा था कि खड़ी बोली में भी सुंदर और सरस रचनाएं हो सकती हैं। किसकी रचनाओं को, नाथूराम शर्मा शंकर की। तीन प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना। हमारा अधपतन, समालोचक लक्षण, पावस पंचाशिका किसकी रचनाएं हैं, नाथूराम शर्मा शंकर की रचनाएं हैं, ठीक है ना। और हमारा अधपतन, समालोचक लक्षण, पावस पंचाशिका ये किसके कहने पर और किस में प्रकाशनार्थ भेजी थी, सरस्वती में प्रकाशनार्थ भेजी थी। तो इस तरह से प्रत्येक चीज को टुकड़ों में बांटकर याद करने का प्रयास करें। इनकी प्रारंभिक ब्रज भाषा की कविताएं भी प्रकाशित होती। प्रारंभ में ये किस भाषा में लिखते थे, ब्रज भाषा में लिखते थे। चलते हैं आगे। बालकृष्ण शर्मा नवीन। अभी बालकृष्ण शर्मा नवीन उनके बारे में क्या लिखते हैं आपको बता दूं कि बहुत मेहनत की गई है। अलग अलग सभी हिंदी साहित्यिक इतिहास पढ़े गए हैं। बहुत से हिंदी साहित्यिक इतिहास पढ़ने पड़ते हैं, बहुत से में इनके बारे में कुछ भी नहीं लिखा होता। पढ़ने सभी पढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा आपके सामने नाम आए हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन के, जॉर्ज ग्रियर्सन के, शुक्ल के और बच्चन सिंह के। इसका मतलब ये है कि डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास में जो मैं पहले लिख चुका हूँ उतना लिखा हुआ है, बाकी एक्स्ट्रा विशेष कुछ नहीं लिखा हुआ। और डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास की अगर मैं बात करता हूँ तो वहाँ डॉक्टर उमाकांत गोयल जो है उन्होंने द्विवेदी युग लिखा है। डॉक्टर नगेंद्र ने केवल उसका संपादन किया है। बात करते हैं बच्चन सिंह की, तो बच्चन सिंह में से इतनी ही बातें निकल कर आई है नाथूराम शर्मा शंकर के लिए, ठीक है ना। और शुक्ल की बातें मैं पीछे बता चुका हूँ। इसके अलावा गणपति चंद्र गुप्त के हिंदी साहित्य के इतिहास में भी कोई विशेष नहीं लिखा हुआ था। ये सारे पढ़े उसके बाद ही मैं यहाँ आया। और रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने तो कुछ भी नहीं लिखा। बात करते हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन ने। उनके संबंध में कहा है कि शंकर जी शब्दों के स्वामी, भाषा के अधीश्वर, मुहावरों के सृजनहार और साहित्य के अखाड़े के अक्खड़ पहलवान थे। बहुत ही महत्वपूर्ण है भैया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब अगर कथन आ जाए कि शंकर जी शब्दों के स्वामी, शंकर जी शब्दों के स्वामी, भाषा के अधीश्वर, मुहावरों के सृजनहार और साहित्य के अखाड़े के अक्खड़ पहलवान थे। उपयुक्त कथन किसका है? और नीचे लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, बालकृष्ण शर्मा नवीन और बच्चन सिंह, ठीक है। तो आप किसका दोगे? आप कहोगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। किसका ये कथन? बालकृष्ण शर्मा नवीन का है, आपने याद रखना है। अब आता है डॉक्टर बच्चन सिंह। क्या कहते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह? नाथूराम शर्मा शंकर ने खड़ी बोली में समय अनुकूल विषयों पर कविताएं ही नहीं लिखी, बल्कि उसे नवीन काव्य शैली और छंदों की निर्दोष विद्या भी दी। भाषा को परिमार्जित करने के साथ ही उन्होंने उसे अभिव्यंजना की नूतन भंगिमाएं प्रदान की है। नाथूराम शर्मा शंकर ने खड़ी बोली में समय अनुकूल विषयों पर कविताएं ही नहीं लिखी, बल्कि उसे नवीन काव्य शैली और छंदों की निर्दोष विधियां भी दी। भाषा को परिमार्जित करने के साथ ही उन्होंने उसे अभिव्यंजना की नूतन भंगिमाएं भी प्रदान की है। तो ये थे नाथूराम शर्मा शंकर। कौन है? नाथूराम शर्मा शंकर। एक राइटर और पढ़ लेते हैं आज इनके साथ, वो है श्रीधर पाठक। बड़े अगर रचनाकार रहते हैं तो हम एक ही पढ़ते हैं, लेकिन छोटे रचनाकार हैं तो हम दो दो पढ़ लेते हैं। देखते हैं श्रीधर पाठक।
1859 से लेके 1928 ईस्वी। आगरा जिले के जोधरी गांव में देशभक्तिपूर्ण कविताएं। इनका जन्म जो है वो आगरा जिले के जोधरी गांव में हुआ था। आगरा जिले के जोधरी गांव में कब हुआ था? 1859 ईस्वी में। कब हुआ था? 1859 ईस्वी में। इनकी देशभक्तिपूर्ण कविताएं कौन सी हैं? भारतोत्थान और भारत प्रशंसा। राजभक्तिपूर्ण कविताएं देशभक्तिपूर्ण कविताएं और राजभक्तिपूर्ण कविताएं आपने ध्यान रखनी है भैया। देशभक्तिपूर्ण कविताएं भारतोत्थान और भारत प्रशंसा, और राजभक्तिपूर्ण कविताएं जॉर्ज वंदना और बाल विधवा। ये बाल विधवा जो है राजभक्तिपूर्ण कविता है, और जॉर्ज वंदना एक सामाजिक कविता भी है। तत्कालीन कवियों में सबसे अधिक प्रकृति वर्ण की बात आए तो द्विवेदी युग में सर्वाधिक प्रकृति का चित्रण करने वाले या प्रकृति चित्रण पर विशेष बल देने वाले कौन थे? श्रीधर पाठक थे। जैसे हम रीतिकाल की बात करते हैं कि रीतिकाल में प्रकृति चित्रण पर सर्वाधिक बल देने वाले कौन थे? तो सेनापति थे। कौन थे? सेनापति। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि रीतिकाल में राम काव्य लिखने वाले कौन थे? तो सेनापति थे। हाँ, उसके अलावा केशव का नाम भी आ जाता है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। अगर प्रकृति चित्रण की बात आएगी तो रीतिकाल के सेनापति रहेंगे। द्विवेदी युग में अगर प्रकृति चित्रण की बात आएगी तो श्रीधर पाठक रहेंगे। अच्छे से याद रख लेना, और किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। मातृभाषा के समर्थक थे। मातृभाषा के समर्थक थे। स्वच्छंदतावाद का जनक शुक्ल ने इन्हें स्वच्छंदतावाद का जनक कहा है। किसका? स्वच्छंदतावाद का जनक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे स्वच्छंदतावाद का जनक भी कहा है। तो कहने का मतलब यह है कि हम बात करते हैं अगर द्विवेदी युग की, तो द्विवेदी युग में प्रकृति चित्रण करने वाले या प्रकृति चित्रण पर विशेष बल देने वाले या प्रकृति चित्रण की बात करते हैं हम द्विवेदी युग के अंतर्गत, तो पहला नाम श्रीधर पाठक का आएगा। उसके अलावा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें स्वच्छंदतावाद का जनक कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वच्छंदतावाद का जनक किसे कहा है? तो हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? श्रीधर पाठक की। इनके काव्य संग्रह, प्रमुख काव्य संग्रह कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं हम। ये है प्रमुख काव्य संग्रह। जगत सच्चाई सार, खड़ी बोली में लिखा गया था। ये प्रथम प्रकाशित रचना थी इनकी। प्रथम प्रकाशित रचना थी जगत सच्चाई सार, 1887 ईस्वी। किसकी? श्रीधर पाठक की। हमेशा याद रखें, साथ में रचना याद करने के साथ साथ नाम भी याद रख दिए जाए, क्योंकि रचनाओं के नाम तो हमें याद होते हैं कि हाँ ये रचना है, ये काव्य है, लेकिन हमें ये याद नहीं होता कि ये किसकी रचना है। तो कौन है ये? श्रीधर पाठक है। वनाष्टक, दूसरी रचना कौन सी है इनकी? वनाष्टक। कब आई थी? 1912 ईस्वी में। कश्मीर सुषमा 1904 ईस्वी में। कश्मीर सुषमा 1904 ईस्वी में। देहरादून 1915 ईस्वी में। मनोविनोद, इसके 3 भाग आए थे। मनोविनोद के 3 भाग आए थे। भाग 1 1882 ईस्वी, भाग 2 1905 ईस्वी, भाग 3 1912 ईस्वी। मनोविनोद इसके 3 भाग आए थे। भाग 1 1882 ईस्वी, भाग 2 1905 ईस्वी, भाग 3 1912 ईस्वी। इसके अलावा 6 नंबर पर है भारत गीत, जो 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ये है इनकी रचनाएं। जगत सच्चाई सार किसकी? श्रीधर पाठक की रचनाएं। जगत सच्चाई सार। उसके अलावा वनाष्टक, कश्मीर सुषमा और देहरादून। जगत सच्चाई सार, वनाष्टक, कश्मीर सुषमा और देहरादून। जगत सच्चाई सार, वनाष्टक, कश्मीर सुषमा और देहरादून। जगत सच्चाई सार, वनाष्टक, कश्मीर सुषमा, देहरादून। मनोविनोद और आखिर में आ जाती है भारत गीत 1928 ईस्वी में। खड़ी बोली में ब्रजभाषा दोनों में रचना करते थे। कश्मीर सुषमा इनकी ब्रजभाषा की रचना है, ध्यान रखें। आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं कौन? श्रीधर पाठक। प्रकृति के उपासक थे।
प्रकृति के उपासक नाम से जाने जाते हैं। अनुदित रचनाएं, इनकी कुछ अनुदित रचनाएं भी थी, वो भी देख लेते हैं। अनुदित रचनाओं में सबसे पहले बात करते हैं एकांतवास योगी 1886 ईस्वी में। दूसरी अनुदित रचना थी उज्जड़ ग्राम 1889 ईस्वी में। तीसरी अनुदित रचना थी श्रांत पथिक 1902 ईस्वी। 4 नंबर पर ऋतुसार, 4 नंबर पर ऋतुसार इनकी अनुदित रचना थी। बात करते हैं एकांतवास योगी की। ये किसका अनुवाद थी? एकांतवास योगी किसका अनुवाद थी? गोल्डस्मिथ की। अंग्रेजी साहित्य के गोल्डस्मिथ द्वारा रचित हर्मिट का हिंदी अनुवाद। अंग्रेजी साहित्य के गोल्डस्मिथ द्वारा रचित हर्मिट का हिंदी अनुवाद है। लावणी पद्धति में व खड़ी बोली में लिखी गई थी। याद रख लेना, किसमें? खड़ी बोली में। फिर उज्जड़ ग्राम जो है ये भी गोल्डस्मिथ के डेजर्टेड विलेज का अनुवाद है। किस भाषा में? ब्रज भाषा में और रोला छंद में। रोला छंद में, याद रख लेना, ब्रज भाषा में। ये किसमें है? खड़ी बोली में। किसमें है अनुवाद? ये जरूर याद रखना, ये अनुवाद 100% पूछा जाता है, फिर मत कहना सर ने कहा नहीं। और उज्जड़ ग्राम किसमें थी? ब्रज भाषा में। श्रांत पथिक किस भाषा में है? खड़ी बोली में। और ऋतुसार किस भाषा में है? ब्रज भाषा में। ठीक है ना। इसको इसी क्रम में हम देख सकते हैं कि उज्जड़ ग्राम जो है गोल्डस्मिथ द्वारा रचित डेजर्टेड विलेज का हिंदी में अनुवाद था। किस भाषा में? ब्रज भाषा में। सन की अगर बात करें 1886, 89, 1902 ऋतुसार। इसी क्रम में आप करोगे तो आप याद कर लोगे कि खड़ी बोली, ब्रज भाषा, खड़ी बोली और फिर ब्रज भाषा। खड़ी बोली, ब्रज भाषा, फिर खड़ी बोली और ब्रज भाषा। ये भाषा जो है ये जरूर पूछी जाएगी, इसे जरूर याद रखें। ये जो है ये जरूर पूछी जाएगी, इसे जरूर याद रखें। ये जो जरूर पूछी जाएगी इसे जरूर याद रखें। श्रांत पथिक, श्रांत पथिक गोल्डस्मिथ के द ट्रेवलर का अनुवाद है। श्रांत पथिक जो है गोल्डस्मिथ के द ट्रेवलर का हिंदी अनुवाद है। किस भाषा में? खड़ी बोली में। ठीक है ना, खड़ी बोली में। रोला छंद में है, ये भी रोला छंद में है, याद रख लेना। ये भी रोला छंद में है, ये भी रोला छंद में है। ऋतुसार संस्कृत के कालिदास की नाट्य रचना का अनुवाद है। ये ब्रज भाषा में है और स्वैया छंद में है। ठीक है ना। अब छंद की हम बात करते हैं तो छंद कौन कौन से आ जाते हैं? छंद की हम बात करते हैं तो ये है लावणी पद्धति और ये है रोला छंद। और ये है फिर रोला छंद। और फिर है स्वैया छंद। महत्वपूर्ण तथ्य है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी इनके बारे में क्या कहते हैं? रोचक संयोग यह है कि श्रीधर पाठक ने एक अर्ध गंभीर और अर्ध विनोदी प्रसंग में स्वयं अपने को स्वच्छंद कवि घोषित किया था। स्वयं अपने को किसने, किस कवि ने अपने आप को स्वच्छंद कवि घोषित किया था? तो श्रीधर पाठक ने। किसने किया था? श्रीधर पाठक ने। ऐसा कौन कह रहे हैं? रामस्वरूप चतुर्वेदी कह रहे हैं। एकांतवास योगी श्रीधर पाठक की प्रथम अनुदित रचना है। आराध्य शोकांजलि 1906 ईस्वी अपने पिता की मृत्यु पर इन्होंने लिखी थी। आराध्य शोकांजलि, आराध्य शोकांजलि याद रख लेना। लिखते हैं लिखो न करो लेखनी बंद, लिखो न करो लेखनी बंद, लिखो न करो लेखनी बंद, श्रीधर सम सब कवि सब छंद। लिखो न करो लेखनी बंद, श्रीधर सम
सब कवि सब छंद। ये रामस्वरूप चतुर्वेदी अकेले इसलिए भैया क्योंकि शुक्ल ने जो ऊपर लिखा है उतना ही लिखा होगा। शुक्ल का मैंने कही दिया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें स्वच्छंदतावाद का जनक माना है। तो मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और जुड़े रहे। रोज क्लास आ रही है, सुबह 10 बजे रोजाना क्लास आ जाती है और बीच में जो एक्स्ट्रा क्लास लेनी होती है उसका कोई टाइम नहीं है, वो कभी भी आ सकती है। आपके पसंद की क्लासें होंगी वो भी। और जीके की जो है वो शाम को 6 बजे रेगुलर क्लास आ रही है। अभी तक जीके की लगातार किस किस की तैयारी करने वाले, व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, एसआई, पटवार, चतुर्श्रेणी, एलडीसी, ये सभी के लिए जीके की जो है लगातार क्लास आ रही है, उस पर नंबरिंग लगी हुई है। और अब तक जो है 23 क्लासें हो चुकी है लगातार। कितनी क्लासें हो चुकी है? 23। इनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, पीडीएफ भी मिल जाएगी। किस नंबर पर व्हाट्सअप करना है? 63 771 24 802 पर व्हाट्सअप करोगे तो वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक मिलेगा और टेलीग्राम पर ये सभी की सभी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और इनका भी पूरा का पूरा सामान्य अध्ययन का, ठीक है ना, सामान्य अध्ययन का पूरा कोर्स जो है वो निःशुल्क करवाया जाएगा और उसकी पीडीएफ भी दी जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।